मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज। आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की राजधानी गांधीनगर में होने वाले भाजपा के राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन का आज डिजिटल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस 2 दिवसीय सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के सभी महापौरों की बैठक को संबोधित करेंगे। देश भर में भाजपा शासित शहरी स्थानीय निकायों की 121 महापौर और उप महापौर 2 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शहरी विकास पर आमंत्रित अतिथियों का मार्गदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सिलसिले में ट्वीट कर कहा कि बढ़ते शहरीकरण के साथ ये आवश्यक है कि हम इसे एक अवसर समझें और अत्याधुनिक शहरों के निर्माण के लिए मिलकर काम करें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी शामिल होंगे। सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री और व्यापार तथा उद्योग मंत्री गन किम योंग ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थीं। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेषकर डिजिटल कनेक्टिविटी, ग्रीन हाइड्रोजन और फिनटेक जैसे उभरते क्षेत्रों पर गहन चर्चा की गई। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वहीं भाजपा अध्यक्ष अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जेपी नड्डा आज गांधीनगर स्थित नभोई के पटेल फार्म में भाजपा किसान मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित नमो किसान पंचायत ई-बाइक कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे गांधीनगर में भाजपा के महापौर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। जेपी नड्डा राजकोट सिटी में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सदस्यों, म्युनिसिपैलिटी काउंसिलर्स और आपको बता दें कि कोऑपरेटिव संगठनों के चुने हुए प्रतिनिधियों के एक विशाल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष आज शाम मोरबी में एक भव्य रोड शो करेंगे। इसके बाद वे गांधीनगर स्थित होटल लीला में वीरांजलि कार्यक्रम में भाग लेंगे। भाजपा अध्यक्ष कल सुबह गांधीनगर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय श्री कमलम में प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों एवं प्रदेश भाजपा के मोर्चा अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। जेपी नड्डा प्रदेश भाजपा कार्यालय में गुजरात से भाजपा के लोकसभा एवं राज्यसभा सांसदों के साथ बैठक करेंगे। जेपी नड्डा अहमदाबाद के टैगोर हॉल में प्रोफेसर समिट को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के लिए नवनियुक्त अध्यक्ष क्वासाबा कोरेसी से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में क्वासाबा कोरेसी से मिलकर खुशी हुई। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के लिए उनकी प्राथमिकताओं पर उन्हें बधाई दी, उन्हें भारत के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान वैश्विक प्रगति के लिए सतत विकास लक्ष्यों की महत्ता पर चर्चा हुई है और इस संबंध में भारतीय अनुभव साझा किए गए हैं। बहुपक्षवाद के प्रति भारत की गहरी प्रतिबद्धता को दोहराया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र से पहले कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें की। जयशंकर ने भारत CELAC की बैठक के साथ इसकी शुरुआत की। भारत CELAC बैठक में कोविड महामारी के बाद के दौर में आर्थिक सुधार की दिशा में हुए विकास की समीक्षा की गई और व्यापार एवं वाणिज्य, कृषि, खाद्य एवं ऊर्जा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, टीका उत्पादन, पारंपरिक दवाओं आदि के क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर सहमति जताई गई। दोनों पक्षों ने आपसी हितों के क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय निकायों में अपने सहयोग को स्वीकार किया और संयुक्त राष्ट्र के सुधारों और जलवायु परिवर्तन सहित वैश्विक मुद्दों पर मिलकर काम करने के लिए वो सहमत हुए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत, UAE, फ्रांस की पहली त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल हुए। रणनीतिक साझेदारों और सुरक्षा परिषद के सदस्यों के बीच हुई इस बैठक में विचार साझा किए गए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपने अमेरिका दौरे पर 50 से अधिक द्विपक्षीय व बहुपक्षीय बैठकों में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने त्रिनिदाद और टोबैगो के अमेरी ब्राउन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक के बाद डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यह हमारे 60 साल से के राजनयिक संबंधों का उत्सव है। वहीं हम पारंपरिक रूप से मजबूत सहयोग को और मजबूत करने के लिए तत्पर हैं।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अल्बानिया के विदेश मंत्री ओल्गा जाहका से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन के मुद्दे और ऊर्जा सुरक्षा पर विचारों का आदान प्रदान किया। बैठक के बाद डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देश सुरक्षा परिषद की आपसी निकट सहयोग को महत्व देते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने माल्टा के विदेश मंत्री इयान बोर्गे से भी मुलाकात की। बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने यूएनएससी के लिए उनके चुनाव पर उन्हें बधाई दी और संयुक्त राष्ट्र और राष्ट्रमंडल में सहयोग को प्रगाढ़ बनाने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मिस्र के विदेश मंत्री समय शौरी से भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद जयशंकर ने कहा कि संयुक्त महासभा से इतर मिस्र के विदेश मंत्री समय शौरी से मिलकर अच्छा लगा। एस जयशंकर ने कहा कि रक्षा व्यापार और निवेश के क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंध मजबूती से बढ़ रहे हैं। हरित हाइड्रोजन और अमोनिया शिक्षा क्षेत्र जैसी नई पहल में सहयोग और बढ़ावा देने पर सहमति बनी। इंडोनेशिया के बाली में नवंबर में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन से पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी यात्रा के दौरान इंडोनेशियाई विदेश मंत्री रेटनो मार्सुडी से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इंडोनेशिया की G20 अध्यक्षता को सफल बनाने पर अपनी प्रतिबद्धता जताई और साथ ही म्यांमार पर दोनों नेताओं ने विचार साझा किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने क्यूबा के अपने समकक्ष ब्रूनो रोड्रिगेज पेरेला से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री ने G77 और अन्य बहुपक्षीय मोर्चों पर एक साथ काम करने के लिए तत्परता जताई। दोनों नेताओं के बीच चावल की आपूर्ति और विकास परियोजनाओं के बारे में भी बातचीत हुई। क्यूबा के विदेश मंत्री ने हवाना में पंचकर्म केंद्र की सराहना की, जिसका डॉक्टर एस जयशंकर ने स्वागत किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इथियोपिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री डेमेक मेकोनन से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने शिक्षा और व्यापार में सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिस्र की आधिकारिक यात्रा पर हैं। राजनाथ सिंह ने काहिरा में मिस्र के रक्षा मंत्री जनरल मोहम्मद जकी से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और विस्तारित करने के लिए कई पहलुओं पर व्यापक चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिलेगी और तालमेल बढ़ेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में नए निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर शेषाद्री शेखर और प्रोफेसर श्रीपद करमालकर को क्रमशः आईआईटी पाक्कड़ और आईआईटी भुवनेश्वर के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आईआईटी खड़गपुर के सिविल इंजीनियरिंग विभाग से प्रोफेसर वेंकैयप्पा आर देसाई को आईआईटी धारवाड़ के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं आईआईटी धारवाड़ के वर्तमान निदेशक प्रोफेसर पशुमर्थी सेशु को आईआईटी गोवा के निदेशक के रूप में चुना गया है। प्रोफेसर के एन सत्यनारायण को आईआईटी तिरुपति, प्रोफेसर राजीव प्रकाश को आईआईटी भिलाई, प्रोफेसर रजत मूरा को आईआईटी गांधीनगर और प्रोफेसर मनोज सिंह गौर को आईआईटी जम्मू के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई जारी रहेगी। मामले में एनजीओ जनहित अभियान समेत 30 से अधिक याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट का रुख किया। याचिकाओं में संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किए जाने को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय 50% तय तक ही आरक्षण की सीमा के उल्लंघन का भी हवाला इसमें याचिकाकर्ताओं की तरफ से दिया गया है। 5 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण के खिलाफ दायर याचिकाओं को संविधान पीठ को सौंपा था। हज कमेटी में राजनीतिक नियुक्तियों के खिलाफ दायर याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि हज कमेटी एक्ट के मुताबिक केंद्रीय और राज्य कमेटी में इस्लाम के विशेषज्ञ जानकारों को रखना होता है, लेकिन उसकी जगह सरकार अपने पसंद के लोगों को वहां नियुक्त कर देती है। केंद्र सरकार ने दंड प्रक्रिया अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए नियमों को अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत आरोपियों के फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल लिए जा सकते हैं। हालांकि इसके लिए कम से कम पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी की लिखित अनुमति की आवश्यकता होगी। नियमों के तहत आरोपी या अपराधी के फिंगरप्रिंट, पाम प्रिंट और फुटप्रिंट के इंप्रेशन के साथ ही फोटो, आइरिश या रेटिना का स्कैन, फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल के अलावा हस्ताक्षर लिए जा सकते हैं।
आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या के मामले में इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक नेता को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी नेता का नाम अबूबकर सिद्दीकी है, जिसकी गिरफ्तारी केरल के पलक्कड़ जिले से हुई। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर निगरानी बढ़ाने की योजना बना रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर वेब इंटेलिजेंस के जरिए किया जाएगा। आर्मी ने जारी किया टेंडर, डिफेंस शेयरों में दिखा एक्शन। बीईएल, एचएएल और बीडीएल कर सकते हैं आउट परफॉर्म। मजबूत ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार के फोकस और निर्यात के दम पर डिफेंस सेक्टर दमदार प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने क्रिकेटर रोहित शर्मा और उनकी पत्नी रितिका सजदेह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कंपनी ने उनके साथ 2 साल की पार्टनरशिप की है। देश में साड़ी का कारोबार 1 लाख करोड़ पार पहुंच चुका है। वहीं हालांकि आबादी के लिहाज से सबसे बड़े क्षेत्र उत्तर भारत का हिस्सा सिर्फ 15,000 करोड़ का है। पेटीएम 197 कम्युनिकेशंस ब्रांड ने घोषणा की है कि कंपनी ने अब उनके आवेदन पर 93% से अधिक मासिक सक्रिय कार्डों को टोकन कर दिया है। गरीबों को मुफ्त राशन देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 30 सितंबर से आगे बढ़ाने पर सरकार जल्द फैसला लेगी। इस कदम से करीब 80 करोड़ गरीबों को लाभ होगा। सरकार ने कहा है कि देश में गेहूं का पर्याप्त भंडार है और जरूरत पड़ने पर वो जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करेगी ताकि घरेलू आपूर्ति को बढ़ाया जा सके। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार व्यापारियों द्वारा गेहूं के स्टॉक का खुलासा करने और घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए स्टॉक सीमा लगाने जैसे कदमों पर विचार कर सकता है। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड देश में निवेश करने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों या कोषों के लाभार्थी मालिक की पहचान के लिए सख्त ढांचा बनाने पर विचार कर रहा है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने सामाजिक शेयर बाजार के लिए विस्तृत रूपरेखा पेश की है। नई रूपरेखा में गैर लाभकारी संगठनों के लिए न्यूनतम जरूरतों को तय किया गया है, जो इस बाजार में पंजीकरण और खुलासे के लिए जरूरी है। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने कनाडा के फेयरफैक्स ग्रुप के समर्थन वाली गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के प्रस्ताव को निलंबित कर रखा है। भारतीय रेलवे में लेवल क्रॉसिंग को हटाए जाने का कार्य मिशन मोड में किया जा रहा है। अब तक भारतीय रेलवे ब्रॉड गेज नेटवर्क पर सभी मानव रहित समपारों को हटा दिया गया है। मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को हटाने की गति 2009 से 14 के दौरान प्रतिवर्ष 1137 से बढ़कर 2014 से 19 के दौरान अब औसतन
1884 प्रति वर्ष हो गई है। अमेरिका में महंगाई के आंकड़े जारी होने के बाद फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में बदलाव का अनुमान लगाया जा रहा है। फियोना तूफान ने कैरिबियाई द्वीप प्यूर्तो रिको और डोमिनिकन गणराज्य में बाढ़ और भूस्खलन के जरिए तबाही मचाई है। प्यूर्तो रिको के बाद सोमवार को यह शक्तिशाली तूफान डोमिनिकन गणराज्य पहुंचा। तूफान के कारण डोमिनिकन गणराज्य में बिजली ग्रिड ठप हो गई। प्राकृतिक आपदा के कारण अब तक किसी की मौत होने की खबर की सूचना नहीं मिली है। वहीं अमेरिकी प्रशासन के अंतर्गत आने वाले प्यूर्तो रिको द्वीप के अधिकारियों ने कहा है कि तूफान से नुकसान का अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी। तूफान के कारण प्यूर्तो रिको में सोमवार को भी मूसलाधार बारिश हुई। मैक्सिको के मध्य प्रशांत तट पर सोमवार को 7.6 तीव्रता का भूकंप आया। हालांकि अभी इससे किसी बड़े नुकसान की तत्काल कोई खबर नहीं है। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के मुताबिक भूकंप का केंद्र अक्विला से 37 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में कोलिमा और मिचोआकन राज्यों की सीमा के पास 15.1 किलोमीटर की गहराई में था। शुरुआत में भूकंप की तीव्रता 7.5 बताई गई थी। कोलकोमन शहर में इमारतों में कुछ दरारों के अलावा देश में महत्वपूर्ण क्षति की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं है। यूक्रेन के अलगाववादी कब्जे वाले शहर डोनेट्स्क में कल गोलीबारी से 13 लोगों की मौत हो गई। डोनेट्स्क के अलगाववादी मेयर एलेक्सी कुलेमेंजिन ने बताया है कि डोनेट्स्क के कुएबिशेश्वी जिले में हमले के कारण स्थानीय नागरिकों के अलावा 2 बच्चों की भी मौत हुई। उन्होंने कहा है कि मरने वालों की संख्या की अभी पुष्टि जारी है। ईरान में हिरासत में एक महिला की मौत का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। हिरासत में महिला की मौत पर लगातार तीसरे दिन लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। ईरान के कुर्द इलाके में विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में 5 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि हिरासत में युवती की मौत एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। हालांकि पुलिस पीड़ित महिला के साथ दुर्व्यवहार के आरोपों से इनकार कर रही है। गौरतलब है कि 22 साल की पीड़िता को पुलिस ने पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया था। कोमा में जाने के बाद उसकी मौत हो गई। तेहरान और कुर्दिस्तान प्रांत सहित ईरान के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। हिरासत में महिला की मौत की देश भर में निंदा की जा रही है। रूस ने सोमवार को कहा है कि उसकी सेना ने पिछले दिनों यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया में HIMARS मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने पूर्वी मोर्चे पर ही रूसी हमलों को सफलतापूर्वक रोक दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनाशेनकोव ने एक ब्रीफिंग में कहा है कि पूर्वी मोर्चे पर रूसी एरोस्पेस बलों ने पिछले 24 घंटों में डोनेट्स्क क्षेत्र में कई यूक्रेनी ठिकानों पर उच्च सटीक निर्देशित हथियारों का इस्तेमाल किया है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच पिछले हफ्ते हुई हिंसा के बाद अमेरिका के शीर्ष राजनयिक ने शांति वार्ता के लिए दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के साथ पहली व्यक्तिगत बैठक की। न्यूयॉर्क में हुई इस बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि दोनों देशों के नेताओं ने शांति के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है। आगे उन्होंने कहा कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच मतभेदों का कोई सैन्य समाधान नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष को खत्म करने में मदद करने के लिए अमेरिका से राजनयिक प्रयास किए गए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज मोहाली में खेला जाएगा। अगले महीने होने वाले T20 विश्व कप की तैयारियों के मद्देनजर दोनों ही टीमों के लिए यह सीरीज काफी अहम है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा के पास एक शानदार रिकॉर्ड को अपने नाम करने का मौका है। 2 छक्के लगाते ही रोहित T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। T20 में रोहित शर्मा फिलहाल 171 छक्कों के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल 172 छक्के लगाकर पहले नंबर पर बने हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में विराट कोहली एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। वो भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में कोच द्रविड़ को पछाड़कर दूसरे नंबर पर आ सकते हैं। विराट ने कुल 468 मैचों में भारत के लिए 53.81 के औसत से 24,002 रन बनाए हैं, जबकि टीम इंडिया के मौजूदा कोच राहुल द्रविड़ के नाम 605 पारियों में 45.41 के औसत से 24,208 रन हैं।
राजधानी दिल्ली में 7वें पुलिस जूडो क्लस्टर 2022 प्रतियोगिता का केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शुभारंभ किया। देश भर से केंद्रीय पुलिस बलों और राज्य पुलिस बलों की 41 टीमों के 1500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। एशियाई खेलों में स्वर्ण और रजत पदक दिलाने वाली एथलीट सुधा सिंह ने ट्रैक को अलविदा कह दिया है। सुधा ने यह फैसला बीते माह साई बेंगलुरु में राष्ट्रीय शिविर में रहने के दौरान लिया, जिसे अब उन्होंने सार्वजनिक कर दिया है। अनुभवी शिव थापा और लवलीना बोरगोहेन अगले महीने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष और महिला टीम की चुनौती की अगुवाई वो करेंगी। वहीं प्रतियोगिता का आयोजन जॉर्डन में 30 अक्टूबर से 12 नवंबर तक होगा। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने उनके नेतृत्व में स्पेन की डेविस कप टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। स्पेन ने दक्षिण कोरिया को 3-0 से हराने में सफलता पाई। हॉलीवुड के 8 साल दूर रहने के बाद अभिनेत्री कैमरन डियाज अपनी आगामी नेटफ्लिक्स फिल्म बैक इन एक्शन में नजर आने वाली हैं। आदि पुरुष को प्रमोट और एडवर्टाइज करने के लिए मेकर्स 3 अक्टूबर से कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं। फिल्म के लिए कैंपेन शुरू करने के लिए मेकर्स ने राम की नगरी अयोध्या को चुना है। कपिल शर्मा काफी समय से अपनी अपकमिंग फिल्म ज़िगाटो को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। 19 सितंबर को फिल्म का ट्रेलर जारी किया गया है, जिसे दर्शकों की तरफ से काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। नंदिता दास द्वारा निर्देशित कॉमेडियन अभिनेता कपिल शर्मा की फिल्म ज़िगाटो टोरंटो इंटरनेशनल फेस्टिवल में ट्रेलर प्रीमियर के बाद स्क्रीनिंग के लिए बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जाएगी। हिप हॉप सिंगर क्रश अगले सप्ताह बीटीएस सदस्य जे होप के साथ आएंगे नजर, एक सिंगल ट्रैक रिलीज करेंगे। रैपर कान्ये वेस्ट ने अपने सभी इंस्टाग्राम पोस्ट डिलीट करने के बाद खुद की तुलना मूसा से की है। अपनी अगली फिल्म कोड नेम तिरंगा की रिलीज के लिए तैयार अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने कहा है कि वो खुद को एक नए अवतार में पेश करने के लिए वापस आ गई हैं, जो किसी ने उन्हें करते हुए नहीं देखा। निर्देशक मणि रत्नम की पोनियन सेल्वन 30 सितंबर को स्क्रीन पर आने वाली है। इसके निर्माताओं ने अब खूबसूरत गीत रत्ससा स्मामने का बीटीएस वीडियो जारी किया है। फिल्म यारियां फेम देव शर्मा और स्टार प्लस के सीरियल विद्रोही से मशहूर हुई अभिनेत्री स्मृति कश्यप ने अपनी अपकमिंग फिल्म आभी जा ओपिया के पोस्टर लॉन्च पर पेड़ बचाओ अभियान की शुरुआत की। तेलुगु अभिनेता वरुण तेज की अगली फिल्म वरुण तेज 13 भारतीय वायुसेना की वीरता का जश्न मनाने के लिए तैयार है। 22 सितंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर द करदाशियान्स का दूसरा सीजन आएगा। यह रियलिटी शो है जिसमें दुनिया भर में मशहूर करदाशिया फैमिली की महंगी और आरामदायक जिंदगी दिखाई जाती है। 23 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर जामताड़ा सीजन 2 स्ट्रीम किया जाएगा। ये एक क्राइम सीरीज है जिसका पहला भाग काफी सफल रहा था। इस सीरीज की कहानी फोन कॉल के जरिए होने वाले स्कैम्स पर आधारित है। हॉलीवुड फिल्म अवतार 23 सितंबर को सीमित समयावधि के लिए सिनेमाघरों में उतारी जाएगी। 2009 में इतिहास रचने वाली ये फिल्म बड़े पर्दे पर लौट रही है, मगर बिल्कुल नए रूप में। बॉलीवुड के मशहूर निर्माता निर्देशक महेश भट्ट का आज जन्मदिन है। ज्यादातर फिल्मों में निर्माता और लेखक की भूमिका निभाने वाले महेश भट्ट ने कई बहुप्रशंसित फिल्में दी हैं, जिनमें अर्थ, सारांश, जानम, नाम, सड़क, जख्म, जिस्म, मर्डर और वो लम्हे शामिल हैं। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।